तो बच्चों हम यहाँ पर क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा पहला चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इससे पहले हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मापकों को, जो पहला हमारा इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, इनके बारे में हमने यहाँ पर सीखा था। इसके अलावा हमने यहाँ पर टेम्परेचर की विभिन्न इकाइयों के बारे में समझा था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो अगला यहाँ पर हमने पढ़ना है वो पढ़ना है मापन की अनिश्चितता। मापन की अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। तो मापन की अनिश्चितता क्या होती है? देखो, जब हम रसायन विज्ञान में प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के मान होते हैं, ठीक है। प्रयोग करते समय एक माप तो हमारी होती है सैद्धांतिक माप, सैद्धांतिक माप, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी प्रकार की जो माप होती है ये होती है हमारी प्रायोगिक माप, प्रायोगिक माप, ठीक है। अब जो सैद्धांतिक माप होती है, सैद्धांतिक माप हमारी वो माप होती है जो हमको पहले से पता होती है, जो माप हमको पहले से ही पता होती है, ठीक है। उस माप को हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक माप कहते हैं, ठीक है। और प्रायोगिक माप हमारी वो माप होती है जो हमको प्रयोग द्वारा पता चलती है, उस माप को हम क्या कहते हैं? प्रायोगिक माप कहते हैं, ठीक है। फिर से देखो, जो माप हमको पहले से पता रहेगी, प्रयोग पहले हो चुके हैं हमारे प्रयोग, उन प्रयोगों की माप हमको पता है पहले से, ठीक है, तो उन मापों को हम क्या कहेंगे? सैद्धांतिक माप कहेंगे। और जो माप, सॉरी, जो प्रायोगिक माप है, प्रायोगिक माप हमारे ऐसी मापें होंगी जो कि हम प्रयोग द्वारा जिन मापों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दो प्रकार की मापें हमारे पास होती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, एक प्रयोग हम कर रहे हैं, माना इस प्रयोग की जो सैद्धांतिक माप है वो हमको 3.0 मिला, 0.0 हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर प्रायोगिक मान है, हमने प्रयोग द्वारा यही माप, जो या इसको ml में हम लिख लेते हैं, एक प्रयोग है हमारा, उस प्रयोग में प्रायोगिक माप हमको सॉरी उस प्रयोग की सैद्धांतिक माप कितनी है? 3.00 ml है, ठीक है। जबकि इसी प्रयोग की जो प्रयोगात्मक माप हमको मिल रही है वो हमको मिल रही है 2.95 ml, ठीक है। तो सैद्धांतिक माप जो कि हमको पहले से पता थी जो माप, और प्रायोगिक माप जो हमको प्रयोग द्वारा पता चली, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में ये दो प्रकार की मापें हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय ये आवश्यक नहीं है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो प्रयोग का रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारे सैद्धांतिक माप के समान हमको प्राप्त हो, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, जो रिजल्ट हमको प्रायोगिक माप का जो रिजल्ट मिला या प्रयोग द्वारा जो रिजल्ट हमको मिला वो कितना मिला है? 2.95 मिला है। जबकि सैद्धांतिक हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कितना है? 3.00 ml है, ठीक है। तो हमेशा ये आवश्यक नहीं होता है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमको प्रायोगिक माप माप जो है वो सैद्धांतिक माप के बराबर हमको प्राप्त हो, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको मापें प्राप्त होती हैं, जो प्रायोगिक मापें हमको प्राप्त होती हैं, उसके लिए कुछ शब्दावली का यहाँ पर यूज किया जाता है या कुछ शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले या कुछ, हाँ, शब्दावली का यूज किया जाता है या कुछ मापों का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। पहले प्रकार की हमारे यहाँ पर जो माप इसमें होगी जिसका कि हम प्रयोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं यथार्थता या यथार्थ माप, यथार्थ। और दूसरे प्रकार की जो यहाँ पर हमारी मापें होती हैं इनको हम बोलते हैं परिशुद्ध माप या परिशुद्धता। यथार्थ माप या यथार्थता, और इसके अलावा परिशुद्ध माप या परिशुद्धता, ठीक है। यथार्थ का मतलब हमारा है एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी, यथार्थ। और इसके अलावा परिशुद्ध से मतलब है प्रेसिजन से, प्रेसिजन, ठीक है। अब देखो, यथार्थ माप हमारी क्या होती है? देखो, ऐसी माप जब हमने माना प्रयोग किया और प्रयोग में हमको जो माप है वो माप, उस माप की तुलना हम जब सैद्धांतिक माप से कर रहे हैं, प्रायोगिक मान की तुलना जब हम सैद्धांतिक माप से करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको प्रायोगिक माप
जो है वो सैद्धांतिक माप के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऐसी माप को हम क्या कहेंगे, यथार्थ माप कहेंगे भाई। ठीक है, या यथार्थता इसको, या एक्यूरेसी हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माना हमारा प्रयोग हमने किया, उस प्रयोग का सैद्धांतिक माप हमारे 3.00 ml हमको प्राप्त था। ठीक है, जबकि जब हमने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर हमको जो माप है वो भी हमको कितनी प्राप्त हो रही है, 3.00 ml प्राप्त हो रही है। तो ऐसी जो माप होगी उस माप को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यथार्थता बोलेंगे, या यथार्थ माप उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अगर सैद्धांतिक माप और प्रायोगिक माप बराबर हैं, ठीक है, तो ऐसी जो माप होगी उस माप को हम क्या बोलेंगे, यथार्थ माप बोलेंगे, या यथार्थता इसको हम बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार परिशुद्ध मापें हमारी ऐसी मापें होती हैं जो कि प्रायोगिक माप के लगभग लगभग बराबर हो, या यथार्थ मापें हमारी ऐसी माप होती हैं जो कि सैद्धांतिक मापों के लगभग लगभग बराबर होती है। ऐसी मापों को हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक माप, सॉरी परिशुद्ध माप हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, हमने एक प्रयोग किया, माना एक प्रयोग हम कर रहे हैं, उस प्रयोग द्वारा हम यहाँ पर प्रयोग हमने किया, इस प्रयोग में हमने 2 रिजल्ट निकाले। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है हमारा, ये सेकेंड रिजल्ट है, और ये दोनों रिजल्टों का एवरेज है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर अगर हम सैद्धांतिक जो रिजल्ट है हमारा, ये इसका सैद्धांतिक जो माप है, सैद्धांतिक माप हमारे इस प्रयोग की माना 2.00 ग्राम में हमको मिल रही है। ठीक है, एक प्रयोग हम कर रहे हैं, उस प्रयोग की जो माप हमको प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 2.00 ग्राम हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी कि सैद्धांतिक माप उसकी कितनी है, 2.00 ग्राम है। ठीक है, अब जब हमने प्रयोग किया तो प्रयोग करने के पश्चात हमारी पहली जो माप है, पहला जो हमने यहाँ पर प्रयोग नंबर 1 हम डाल लेंगे, इस प्रयोग नंबर फर्स्ट 1 में जो हमको पहली माप प्राप्त हुई वो माप हमको प्राप्त हुई 1.99, और दूसरी माप हमको यहाँ पर प्राप्त हुई 2.01। ठीक है, प्रयोग हमने किया, प्रयोग के पहले पद में हमको, या पहले प्रयोग में हमको माप प्राप्त हुई 1.99, और दूसरे में हमको प्राप्त हुई 2.01। ठीक है, अब इन दो मापों का अगर हम एवरेज देखें तो ये हमको 0.00 प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा पहला परीक्षण है भाई। ठीक है, इसी में हमने दूसरा परीक्षण किया। ठीक है, इस दूसरे परीक्षण में हमको जो माप प्राप्त हुई, पहली माप हमको यहाँ पर प्राप्त हुई 1.95, और दूसरी माप हमको प्राप्त हुई 1.97। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें, पहले और यहाँ पर जो दूसरी हमारी जो है, इसमें दूसरा जो हमारा प्रयोग है उसमें भी जो पहला प्रयोग किया है और इसके अलावा जो दूसरा प्रयोग किया है, इन दोनों का अगर हम एवरेज देखें तो ये हमको कितना मिलेगा, 1.96 मिलेगा। ठीक है, तो ये जब हमने ये दो प्रयोग किए तो इन दोनों प्रयोगों में हमने ये देखा, देखो जो पहला वाला हमारा प्रयोग है, इस पहले वाले प्रयोग में देखो कि जो हमारा पहला रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ और दूसरा रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, ये दोनों रिजल्ट क्या हैं, एक दूसरे के लगभग बराबर हैं भाई, लगभग क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो एवरेज है, ये एवरेज हमारे रिजल्ट के बराबर है। देखो, जो सैद्धांतिक माप है उस सैद्धांतिक माप के भी बराबर है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो हमने पहला प्रयोग किया, पहले प्रयोग में हमने पहले प्रयोग को सिद्ध करने के लिए दो प्रयोग हमने किए यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, तो इन प्रयोगों में देखो, जो पहले प्रयोग का जो रिजल्ट है वो 1.99 है, इसमें दूसरे प्रयोग का रिजल्ट 1.01 है। ठीक है, अब इन दोनों प्रयोगों के हमने एवरेज जब ज्ञात किया तो लगभग हमको 2 प्राप्त हुआ, 2 हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो दोनों मापें हैं, जो पहले प्रयोग और दूसरे प्रयोग की जो मापें हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, लगभग बराबर हैं। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर इनका जब एवरेज रिजल्ट निकाला तो एवरेज रिजल्ट निकालने पर ये मापें हमारे सैद्धांतिक माप के भी बराबर है। ठीक है, तो जो पहले प्रयोग के लिए जो हमको मापें मिली, इन मापों को हम परिशुद्ध माप भी कह सकते हैं और इसके अलावा यथार्थ माप भी हम इनको कह सकते हैं। परिशुद्ध माप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो प्रयोग हमने किए हैं, प्रयोग में हमको लगभग एक दूसरे के बराबर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो परिशुद्ध माप हम कब कहते हैं, जब हमारे जो रिजल्ट हैं वो लगभग बराबर हो, तो हम क्या बोलते हैं, परिशुद्ध माप उनको बोलते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमको, अगर हम इन दोनों प्रयोगों का एवरेज जब ज्ञात करते हैं तो हमको यहाँ पर ये सैद्धांतिक माप के भी बराबर ये हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रयोग है, इस पहले प्रयोग में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मान है हमारे, जो प्रयोग के जो मान हैं, ये हमारे यथार्थ भी हैं और इसके अलावा परिशुद्ध भी हैं। परिशुद्ध इसलिए हैं क्योंकि लगभग बराबर हैं, और यथार्थ इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा सैद्धांतिक माप है उस सैद्धांतिक माप के भी बराबर ये यहाँ पर हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है। जबकि जो प्रयोग हमने सेकंड में किया, या जो दूसरा प्रयोग हमने किया, उस इस दूसरे प्रयोग में पहला जो हमारा यहाँ पर इसमें जो पहला प्रयोग है, इसमें हमको माप प्राप्त हुई 1.95, और सेकंड जो माप प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 1.97। ठीक है। और इसका एवरेज हमने किया तो 1.96 हमको इसका एवरेज प्राप्त हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमको जो दूसरा प्रयोग हमने किया है, इसमें जो मापे हैं वो एक दूसरे के लगभग बराबर है। देखो 1.95 1.97, तो लगभग लगभग क्या है, एक दूसरे के ये बराबर हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर इन मापों को क्या कहते हैं, परिशुद्ध माप कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन मापों का जब हम एवरेज ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एवरेज है ये हमको सैद्धांतिक माप के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम सेकेंड प्रयोग में कह सकते हैं कि जो दूसरे प्रयोग में जो माप है हमारी, वो परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। ठीक है। यानी कि यथार्थ माप से हमारा मतलब क्या है कि वह माप जो कि सैद्धांतिक माप के बराबर होती है। ठीक है। उस माप को हम क्या कहते हैं, यथार्थ माप कहते हैं। और परिशुद्ध माप हम उस माप को कहते हैं जो माप, जो हमारा रिजल्ट हो, जो हमारा सैद्धांतिक माप के लगभग बराबर हो या एक दूसरे के बराबर यहाँ पर हमको जो माप प्राप्त हो। ठीक है। उन मापों को हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध माप कहते हैं। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे यथार्थ, यथार्थ या यथार्थता। ठीक है। जिसको हम एक्यूरेसी भी कहते हैं, एक्यूरेसी। ठीक है। एक्यूरेसी में हम कहेंगे किसी भी राशि की, किसी भी राशि की सही माप की तुलना उसके मानक माप से करने पर यदि दोनों के मान आपस में समान है, आपस में समान हो तो ऐसी मापें यथार्थ मापें कहलाती हैं, यथार्थ माप कहलाती है। ठीक है। तो देखो, किसी भी राशि की सही माप की तुलना उसके मानक माप से करने पर यदि दोनों के मान आपस में समान हो तो ऐसी मापें क्या कहलाती हैं, यथार्थ माप कहलाती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मानक माप हमारी 2 थी, और इसके अलावा जब हमने इस मानक माप की तुलना प्रायोगिक माप से की, ठीक है, प्रायोगिक माप से हमने की, तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, दोनों मापें लगभग लगभग एक ही प्राप्त हुई है। ठीक है। तो ये माप क्या कहलाएगी, यथार्थ माप कहलाएगी। ठीक है। ऐसे ही हमारी सेकंड यहाँ पर है एक्यूरेसी के बाद जो सेकंड है वो है परिशुद्धता, या प्रेसिजन। ठीक है। तो प्रेसिजन के लिए क्या है, देखो, एक ही राशि के मान ज्ञात करने में उसी प्रयोग को बार बार दोहराने पर करीब करीब
एक ही मान प्राप्त हो तो इसे परिशुद्धता कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। ठीक है, या प्रेसिजन इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्रयोग को बार बार करते हैं और बार बार करने पर प्रयोगों में लगभग हमको क्या प्राप्त होते हैं, एक समान मापें प्राप्त होती हैं। ठीक है, मापें हमारी क्या होती हैं, एक समान लगभग हमको प्राप्त होती हैं। तो ऐसी मापों को हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध माप, या इसको हम क्या बोलते हैं, परिशुद्धता हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी प्रयोग को करते हैं तो प्रयोग को करते समय हमको यथार्थ मापें भी प्राप्त हो सकती हैं, इसके अलावा परिशुद्ध मापें भी हमको प्राप्त हो सकती हैं। यथार्थ मापें भी हमको प्राप्त हो सकती है जैसे यहाँ पर प्राप्त हुई, और परिशुद्ध मापें भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो माप है, मापों में क्या पाई जाती है, अनिश्चितताएं पाई जाती हैं। कभी तो यथार्थ माप हमको प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ प्रयोगों में हमको यहाँ पर परिशुद्ध मापें भी प्राप्त होती हैं। मापन की अनिश्चितता में ही अगला हमारा यहाँ पर है सार्थक अंक। ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो क्या होते हैं सार्थक अंक, देखो देखो मैंने यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है और उस प्रयोग का रिजल्ट माना ये है भाई। ठीक है, पहले हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे कि सार्थक अंक होते क्या है। ठीक है, तो एक प्रयोग हमने किया है, उस प्रयोग का रिजल्ट हमको माना प्राप्त हुआ है 2.095, ये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारा अंक है, इस अंक में, या जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, इस रिजल्ट में दो प्रकार के अंक हैं। ठीक है, पहले तीन अंक हैं यहाँ पर, जो पहले तीन अंक हैं यानी कि 209। ठीक है, तो इनको तो हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट अंक, हम एक्यूरेट नंबर हम इसको बोलते हैं। जबकि जो लास्ट इसके डिजिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल वैल्यू बोलते हैं, डाउटफुल वैल्यू बोलते हैं, या डाउटफुल नंबर हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि जब हमने ये प्रयोग किया तो प्रयोग में हमको जो अंक प्राप्त हुए, उन अंकों में इसके पश्चात अगर हम देखें 5 के पश्चात भी हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कुछ अंक हो सकते हैं भाई। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि 0 भी हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे के जो अंक हैं वो क्या है, डाउटफुल है भाई। इसके जितने भी यहाँ तक हमको अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसके पीछे को भी हम, या सॉरी, इसके आगे को भी हमको यहाँ पर अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इसके चूंकि आगे को भी अंक हो सकते हैं, तो यहाँ से इस अंक को हमने क्या बोला, डाउटफुल अंक बोला। ठीक है, जबकि ये अंक हमारे क्या हैं, एक्यूरेट अंक हैं। ठीक है, तो किसी भी माप में, किसी भी राशि की माप में जो डाउटफुल हमारे नंबर होते हैं और इसके अलावा जो एक्यूरेट नंबर होते हैं, ठीक है, इनके योग को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब भी हम किसी प्रयोग को करते हैं और प्रयोग में हमको माना, प्रयोग में दशमलव में हमको अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये अंक हमको प्राप्त होते हैं तो इसमें जो अंतिम अंक होता है, जो इसका आखिरी अंक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक बोलते हैं, या डाउटफुल नंबर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अंक के बाद हमारे और भी अंक हो सकते हैं, इसका हमको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जबकि ये अंक हमारे निश्चित अंक हैं भाई, ये अंक हमारे निश्चित हैं। इसके पीछे के अंक भी हमको पता, या इसका आगे का अंक भी हमको पता है कि कौन सा अंक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अंक क्या है, एक्यूरेट अंक है, या एक्यूरेट नंबर है। ठीक है, तो किसी भी परिणाम में जब इस प्रकार के अंक हमको प्राप्त होते हैं और उसमें हमको कुछ अंक एक्यूरेट हो और इसके अलावा डाउटफुल अंक भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो, ठीक है, तो ऐसे अंकों को हम क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। यानी कि जो हमारे एक्यूरेट नंबर होते हैं और डाउटफुल जो नंबर होते हैं, उनके योग को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक को हम कहते हैं। ठीक है, अब हमारे कोई भी हमारा जो परिणाम है, उस परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, किसी भी परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, ठीक है, वो परिणाम उतना ही शुद्ध होता है। ठीक है, जिस अंक में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, वो परिणाम क्या होगा, उतना शुद्ध होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक रिजल्ट है हमारा 2.9596 और एक रिजल्ट है 2.95।
ठीक है। तो दो रिजल्ट हमको मिले। अगर हम इन दोनों रिजल्टों में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो पहले अंक में हमारे सार्थक अंक कितने होंगे, ये हमारा आखिरी अंक डाउटफुल अंक हो गया और ये हमारे एक्यूरेट अंक हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कुल अंकों की संख्या देखें तो कुल अंकों की संख्या हमको कितनी प्राप्त हो रही है, 5 प्राप्त हो रही है। यानी कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5 है इस रिजल्ट में। ठीक है। जो सेकेंड रिजल्ट हमको मिला इसमें हम डाउटफुल अंक इसको बोलेंगे। ठीक है। और ये हमारे क्या होंगे, ये डाउटफुल अंक, ये एक्यूरेट अंक। यानी कि यहाँ पर अगर हम डाउटफुल अंक और एक्यूरेट अंक को या डाउटफुल नंबर और एक्यूरेट नंबर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट कितना मिलता है, हमको 3 मिलता है। ठीक है। अब इन दोनों ही परिणामों में अगर हम देखें तो ज़्यादा हमारा जो मानक या ज़्यादा जो शुद्ध परिणाम होगा वो परिणाम हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको अधिक स्पष्ट हो रहा है, जो परिणाम है ये परिणाम हमको यहाँ पर अधिक स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर हमको अधिक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस 5 के पश्चात भी यहाँ पर अंक हो सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वो परिणाम हमारा उतना ही क्या होता है, शुद्ध होता है, उतना ही शुद्ध वो मान होता है। ठीक है। तो किसी भी परिणाम में जब कोई भी रिजल्ट हम आंकिक रूप से प्राप्त करते हैं तो उस परिणाम में उपस्थित जो एक्यूरेट हमारे नंबर होते हैं, या वास्तविक जो अंक होते हैं तथा जो संदेशवाहक अंक होते हैं या जो डाउटफुल नंबर होते हैं उनके योग को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि किसी भी प्रयोग या किसी भी संख्यात्मक मान में वास्तविक मान वो प्रथम वो संदेहात्मक मान के योग को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने जो सीखा तो उसमें हमने यही जाना कि जो हमारा अंतिम अंक होता है उसको हम डाउटफुल अंक बोलते हैं और उससे पहले के जो अंक होते हैं उनको हम एक्यूरेट अंक बोलते हैं। डाउटफुल अंक का मतलब संदेशात्मक मान हमारा और एक्यूरेट का मतलब वास्तविक मान। ठीक है। तो जब हमने इनका योग किया, डाउटफुल और एक्यूरेट अंक का जब हमने योग किया तो हमको क्या प्राप्त हुए, सार्थक अंक प्राप्त हुए। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसी के अनुसार परिभाषा को बना सकते हैं कि किसी भी संख्यात्मक मान में वास्तविक मान व संदेहात्मक मान के योग को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा किसी भी राशि में या किसी भी आंकिक मान में जितने अधिक हमारे सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, वो मान हमारा उतना ही शुद्ध होता है क्योंकि उतने ही शुद्ध रूप से हम उसको यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, उतना शुद्ध रूप से हमको वो मान प्राप्त है। ठीक है। तो इसलिए सार्थक अंकों की संख्या अगर अधिक होती है तो वो मान हमारा उतना ही क्या होता है, अधिक सार्थक होता है। ठीक है। तो दोनों में सार्थक अंकों की संख्या जिसमें अधिक होगी वो अधिक सार्थक अंक हमारा कहलाएगा या अधिक शुद्ध रूप से उसको हम प्रकट करेंगे। ठीक है। या इसको हम एक तो ऐसे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप में व्यक्त किया जाता है, शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी माप में अंकों को जितने शुद्ध रूप में हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। तो शुद्ध रूप में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करके। ठीक है। तो अब जो हमारे सार्थक अंक हैं, कभी कभी यहाँ पर सार्थक अंकों के बारे में पूछा जाता है कि कैसे हम सार्थक अंक ज्ञात करते हैं। कोई भी संख्या है हमारे पास, उस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो
किसी भी संख्या में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं और उन नियमों के अनुसार हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों की संख्या, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ नियम हैं, उन नियमों के सहारे हम क्या करेंगे, सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन नियमों में सबसे पहला हमारा जो नियम है वो है सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है कि सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक राशि मैंने लिखी है 295। ठीक है, एक अंक मैंने लिखा है यहाँ पर 295, एक संख्या लिखी है 295। ठीक है, तो यहाँ पर सभी हमारे जो अंक हैं वो क्या है, गैर शून्य अंक हैं। सभी अंक क्या हैं, गैर शून्य अंक हैं। तो नियम हमारा क्या है कि सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी अंक हैं, चूंकि वो गैर शून्य अंक हैं तो इसलिए सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हमारी, जैसे दूसरी संख्या हमारी लिखी है 959.289। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो संख्या है, इस संख्या में सभी जो अंक हैं वो गैर शून्य अंक हैं। भाई गैर शून्य अंक का मतलब है शून्य नहीं है, इसमें सभी कोई भी अंक शून्य नहीं है। शून्य के अलावा जितने भी अन्य अंक हमारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैर शून्य अंक कहलाते हैं। तो जितने भी गैर शून्य अंक हमारे होंगे किसी भी संख्या में, वो हमारे सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हमने ज्ञात की 3। इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या हमको प्राप्त हुई 1 2 3 4 5 6 हमको प्राप्त हुई। ठीक है, थर्ड हमको यहाँ पर है 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस संख्या में हमको दो शून्य अंक मिल रहे हैं। गैर शून्य अंक तो एक ही में हमको मिला, जबकि शून्य अंक कितना मिला, 0 मिला। सॉरी, 2 शून्य अंक हमको मिले। ठीक है, गैर शून्य की संख्या 1 और शून्य अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो शून्य हमारा सार्थक नहीं होता है भाई, शून्य हमारा सार्थक नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम याद करें तो यहाँ पर केवल 1 प्राप्त होगी भाई। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो जितने भी गैर शून्य अंक हमारे होते हैं वो सार्थक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी कोई भी संख्या है उसमें शून्य अंक अगर हमको मिलता है तो वहां पर वो सार्थक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पहला नियम हमारा ये है, पहला रूल हमारा ये है। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पर रूल है कि यदि कोई शून्य अंक दो गैर शून्य अंकों के मध्य हो, गैर शून्य अंकों या गैर शून्य के मध्य हो, तो शून्य भी सार्थक अंक हो जाता है, या शून्य भी सार्थक अंक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि देखो एक वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पर, एक नंबर लिखा है 905। ठीक है, इस अंक में देखो या इस संख्या में देखो, इस संख्या में हमारे कुल 3 अंक हैं 905। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो शून्य है, शून्य हमारे 2 गैर शून्यों के मध्य स्थित है भाई। ठीक है, तो कहीं भी अगर इस प्रकार की कंडीशन तुमको देखने को मिलती है कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य शून्य उपस्थित है, तो उस कंडीशन में शून्य भी क्या हो जाता है, यहाँ पर सार्थक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी मिले 100, जैसे ये 100 मिला है, यहाँ पर क्या है, एक गैर शून्य है वो आगे से है, पीछे से कोई भी गैर शून्य अंक नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हम यहाँ पर शून्य अंकों को सार्थक के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको कंडीशन ऐसी मिलती है कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य शून्य मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शून्य है वो सार्थक अंक के अंतर्गत हम इसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक अन्य अंक है 0110, ये है देखो। ठीक है, तो इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 6 टोटल अंक हमारे कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इस 6 में से देखो ये शून्य अंक इन 2 गैर शून्य अंकों के मध्य है, ये शून्य अंक इन 2 गैर शून्य अंकों के मध्य है, लेकिन ये शून्य अंक हमारा
इससे आगे हमारे गैर शून्य अंक है, इसके पीछे अगर होता तो ये हमारा क्या कहलाता, सार्थक अंक कहलाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि केवल ये 5 जो हमारे अंक हैं, ठीक है, 1 0 1 0 1, यही हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, क्योंकि और इनमें उपस्थित जो शून्य होंगे वो सार्थक होंगे, क्योंकि ये शून्य अंक दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित हैं। तो ये शून्य अंक सार्थक के अंतर्गत आएगा, ये शून्य सार्थक अंक के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर माना इसके पीछे हमारा कोई अंक गैर शून्य अंक होता तो उस कंडीशन में ये सार्थक अंक के अंतर्गत आता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसके केवल आगे हमारे गैर शून्य अंक स्थित है, ठीक है, पीछे हमारा कोई गैर शून्य अंक उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला शून्य हमारा सार्थक के अंतर्गत नहीं आएगा, और इसमें यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैर शून्य अंकों के मध्य अगर शून्य अंक होता है तो वो हमारा क्या होता है, वो शून्य अंक हमारा सार्थक अंक होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक है 0.003, ठीक है। इसमें अगर हम सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करें तो कितनी होगी, यहाँ पर देखो ये हमारे गैर शून्य अंक है, इससे पहले शून्य हमारे हैं, तो यहाँ पर ये शून्य अंक सार्थक के अंतर्गत नहीं होंगे, तो केवल यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 1 होगी भाई, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमको ये मिला, देखो 0.004, ठीक है, यहाँ पर देखो आगे से हमारा शून्य है तो ये तो हमारा सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आगे से अगर गैर शून्य होता तो तब सार्थक होगा, यहाँ पर ये सार्थक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये शून्य अंक हमारा सार्थक होगा, तो यहाँ पर देखो ये 3 अंक हमारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गैर शून्य अंकों के मध्य जो हमारे अंक शून्य अंक अगर होते हैं तो वो सार्थक के अंतर्गत गिने जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हमारा रूल ये है। थर्ड हमारा यहाँ पर जो नियम है वो है, देखो तीसरा जो नियम है वो है, तीसरा हमारा नियम है प्रथम गैर शून्य अंक से शून्य अंक से पहले यदि शून्य अंक हो तो ऐसे शून्य सार्थक नहीं होते, ठीक है। इसका मैंने तुमको ऊपर भी एग्जाम्पल में यहाँ भी हम समझ गए थे। अगर गैर शून्य अंक के पहले सार्थक अंक होंगे, जैसे ये है ये, ठीक है, तो इसमें देखो कि शून्य अंक के बाद हमारा सार्थक अंक है भाई, या गैर शून्य अंक से पहले हमारे शून्य अंक है, गैर शून्य अंक से पहले यहाँ पर शून्य अंक उपस्थित हैं, ठीक है। तो कहीं भी तुमको इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है कि गैर शून्य अंक के पहले अगर शून्य है तो ये हमारे यहाँ पर सार्थक नहीं होंगे भाई, ठीक है। इसका ऊपर भी मैं बता चुका था। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर अगर हम देखें तो कितना आएगा, हमको कितने यहाँ पर सार्थक अंक मिलेंगे, 1 मिलेंगे, ठीक है। तो माना एक ये है 0.0000591, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो गैर शून्य अंक से पहले हमारे शून्य अंक हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले जो शून्य अंक हैं वो सार्थक नहीं कहलाएंगे, यानी कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक रूल हमारा ये भी है कि गैर शून्य अंकों से पहले अगर शून्य अंक हैं, तो ये जो शून्य अंक हमारे होंगे वो सार्थक नहीं होंगे, ठीक है। इसमें हमारा यहाँ पर अगला जो रूल है वो है, देखो जब संख्या वैज्ञानिक संकेत के रूप में हो, चौथा जो नियम है, जब संख्या वैज्ञानिक संकेत के रूप में हो, वैज्ञानिक संकेत के रूप में हो तो जो पावर होती है, पावर को सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखते हैं, पावर को सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो जब संख्या वैज्ञानिक संकेत के रूप में हो तो पावर को सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक संकेत क्या है, देखो जब हम किसी भी संख्या को, कोई भी जो संख्या है उसको जब हम
घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे हमारी एक संख्या है 3.05 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक संकेत हम बोलेंगे भाई, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर वैज्ञानिक संकेत आगे की ओर, हम आगे के जो हमारी क्लास चलेंगी उसमें हम वैज्ञानिक संकेत के बारे में भी करेंगे। अभी तुम केवल ये जान लो कि वैज्ञानिक संकेत हम किन्हें बोलते हैं, सिंपली जब हमारी संख्याएं घातांक के रूप में लिखी रहती हैं, ठीक है। संख्याओं को जब घातांक के रूप में लिखी रहती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेत बोलते हैं भाई, ठीक है। वैज्ञानिक संकेत के रूप में यहाँ पर लिखा गया है संख्या को, ठीक है। तो जब भी वैज्ञानिक संकेत के रूप में संख्या को लिखा जाता है तो अगर उसमें घातांक उपस्थित है तो घातांक को हम सार्थक के रूप में नहीं गिनते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या गिनना चाहें तो देखो कितनी होगी यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या, इसको तो हमने लेना ही नहीं है सार्थक अंक में, ठीक है। तो यही हमारी सार्थक अंक कहलाएंगी। तो यहाँ पर 1 2 3 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 भी लिया है सार्थक अंक में, क्यों लिया है, क्योंकि 0 दो गैर शून्यों के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो ये नियम भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कुछ संख्याएं मैं लिखता हूँ, जैसे देखो 9 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, एक ये है। सेकेंड है हमारा 5.9 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। थर्ड है 0.07 इंटू 10⁻8, ठीक है, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो इन सब में हम सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं भाई। ये हमने जो घातांक हैं इनको तो हमने लेना ही नहीं है, ठीक है। तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर कितनी मिलेगी, केवल 1 मिलेगी, ठीक है। इसमें हमने 1 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर शून्य अंक सार्थक अंक, सॉरी शून्य अंक गैर शून्य अंक से पहले उपस्थित है, तो 1 ही होगी। यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर भी केवल 1 सार्थक अंक इसमें होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो हमारा 5वां जो रूल है वो है, यदि देखो यदि गैर शून्य अंक के बाद शून्य अंक दशमलव के रूप में हो, दशमलव के रूप में हो तो शून्य अंक भी सार्थक होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो एक संख्या मैंने लिखी है 10.0, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि गैर शून्य अंक हमारा है ये, ठीक है। इसके बाद हमारा 0 है और दशमलव यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार की भी कहीं पर भी अगर हमको कंडीशन मिले कि हमारा गैर शून्य अंक आगे से है और उसमें बीच में क्या है, दशमलव भी स्थित है, तो वहां पर उपस्थित जो शून्य अंक हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, सार्थक अंकों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये शून्य भी ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, सार्थक के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक अन्य है 329.000, ठीक है। तो इसमें अगर सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर दशमलव आया है भाई, गैर शून्य अंकों के बाद दशमलव हमारा आया है और शून्य आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा गैर शून्य अंक के पश्चात दशमलव लगा हो, गैर शून्य अंकों के बाद दशमलव हमारा उपस्थित हो, तो उसमें उपस्थित जो शून्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला नियम भी तुम लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक अन्य एग्जांपल है, देखो 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सार्थक अंकों की संख्या देखें तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगा है, दशमलव लगा है, एक गैर शून्य अंक आया है, तो इसके बाद हमारे शून्य अंक क्या गिने जाएंगे, सार्थक के रूप में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी होगी, सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। यहाँ वाला नहीं कहलाएगा अभी, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ वाला तभी कहलाएगा जब आगे भी हमारा क्या हो, गैर शून्य अंक हो, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो नियम क्या था हमारा, अगर गैर शून्य अंक के बाद शून्य अंक उपस्थित होता है और उसमें दशमलव स्थित होता है, ठीक है, तो वहां पर सभी शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, ठीक। अब हमारा यहाँ पर अगला जो रूल है वो है, वस्तुओं की जब हम गिनती करते हैं, वस्तुओं की
गिनती जब की जाती है, ठीक है, तो ऐसे में जब हम वस्तुओं की गिनती करते हैं तो वहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है भाई, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो वस्तुओं की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है भाई, वहाँ पर वस्तुओं की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जब हम गणना करेंगे तो गणना करते समय सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं दो पेंसिल, ठीक है, तो दो पेंसिल को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.000, इसमें हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं भाई। अब पॉइंट हमारा आया है, पॉइंट के बाद क्या आ चुका है, जीरो आ चुके हैं हमारे। पॉइंट के बाद मैंने क्या बताया था कि अगर पॉइंट के बाद अगर हमारा सार्थक अंक आगे हो और उसके बाद पॉइंट लगाओ और जीरो उसमें उपस्थित हो तो क्या होगा, सार्थक अंक हमारा कहला, वहां पर उपस्थित जो जीरो है वो क्या कहलाएंगे, सार्थक कहलाएंगे, ठीक है। तो जब हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, ठीक है, तो वहां पर वस्तुओं की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, जो कि ठीक है, और वहां पर हम उनके पीछे से किसका यूज कर सकते हैं, जीरो का यूज कर सकते हैं, और ये जीरो हमारे अनंत भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। हाँ, तो अगर हमारा यहाँ पर लिखा है, माना 20 सेब लिखे हैं, 20 सेब, ठीक है, एक फिक्स नंबर हमको दिया गया है 20 सेब, सेब की संख्या फिक्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 20.000, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो गैर सार्थक अंक है, बीच में दशमलव है भाई। अब यहाँ पर जितने भी जीरो अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे, सार्थक कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस 20 के पीछे हम बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं भाई, अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी वस्तुएं जब हमको दी जाती हैं, ठीक है, या वस्तुओं की गिनती करने को हमको दिया जाता है या कुछ वस्तुएं हमको दी जाती हैं, तो उस कंडीशन में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि वहां पर हम जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, निश्चित संख्या को लिखने के बाद दशमलव लगा के वहां पर अनंत हम जीरो लिख सकते हैं। तो अनंत अगर हमारे जीरो हो रहे हैं तो अनंत संख्याएं हमको मिल रही है, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर अनंत हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये कुछ रूल थे जिनकी सहायता से हम सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहला रूल हमको यहाँ पर ये मिला कि सभी गैर शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो कोई भी हमारी संख्या लिखी है, जैसे ये लिखी है, ठीक है, तो इनमें गैर शून्य अंक हैं, सभी अंक हमारे कैसे हैं, गैर शून्य है, तो सभी सार्थक होंगे। जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ठीक है। इसके अलावा अगर गैर शून्य अंक से के बाद शून्य अंक हमारे आते हैं, ठीक है, और अगर उसमें दशमलव ना हो भाई, यहाँ पर दशमलव नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर दशमलव आ गया तो ये जो शून्य अंक है वो किस में आ जाएंगे, गैर शून्य अंक में आ जाएंगे, या सॉरी उस कंडीशन में ये सार्थक अंकों में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऐसा दिया है कि एक गैर शून्य अंक लिखा है आगे से और पीछे से हमारे शून्य वहां पर है, तो इस कंडीशन में हम शून्य को सार्थक के अंतर्गत नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरी हमको यहाँ पर जो रूल है उसमें है कि अगर दो गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य है, ये दो गैर शून्य अंकों के बीच में अगर शून्य अंक है, जैसे ये है, दो गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य अंक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाँ, ठीक है। दो गैर शून्य अंकों के बीच में अगर शून्य अंक हो तो ऐसे शून्य को हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हमको मिली, यहाँ पर 5 हमको मिली, यहाँ पर केवल 5 ही मिली भाई, क्योंकि यहाँ पर दो गैर शून्य अंकों के बीच शून्य है, इसमें हमारे दो गैर शून्य अंकों के बीच शून्य है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमारा गैर शून्य अंक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो शून्य है ये तो हमारा सार्थक के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन ये शून्य अंक हमारे सार्थक अंकों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ये है। थर्ड हमको ये मिला कि अगर दशमलव के बाद कुछ हमारे गैर शून्य अंक आते हैं, दशमलव के बाद अगर गैर शून्य अंक आए तो वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद ये शून्य आया और उसके बाद हमारा गैर शून्य अंक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये सार्थक अंक हमारा कहलाएगा, ठीक है, जबकि ये शून्य नहीं कहलाएंगे अभी, ठीक है। इसमें अगर माना हमारा ऐसा मिलता हमको संख्या 30.3 मिलता हमको, या 30.03 मिलता, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो ये वाले जो शून्य अंक हैं ये भी हमारे सार्थक के अंतर्गत गिने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो गैर शून्य अंकों के बीच ये शून्य अंक उपस्थित है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है कि हमारा आगे 0 है, दशमलव है और फिर 0 है, उसके बाद हमको गैर शून्य अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल गैर शून्य अंक ही सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी है, दशमलव है, 0 अंक है और उसके बाद गैर शून्य अंक है,
तो यही अंक यहाँ पर सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर रूल था कि जब भी वैज्ञानिक संकेतों के रूप में लिखे जाते हैं जब भी वैज्ञानिक संकेतों के रूप में हमारे संख्याएं लिखी जाती हैं तो उस कंडीशन में जो घातांक हैं वो हमारे घातांक हमारे यहाँ पर घातांकों को हम सार्थक अंक के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें जितनी भी संख्या दी होगी उसको हम सार्थक अंक के रूप में लिखेंगे भाई। ठीक है, तो जैसे ये है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी भाई। ठीक है, ये 0 गैर शून्य अंक के बीच में स्थित है तो सार्थक कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे गैर शून्य अंक की संख्या केवल 1 है, एक सार्थक अंक है। ऐसे ही यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 1 है, ऐसे ही इसमें सार्थक अंक की संख्या 2। ठीक है, 10 घातांक सार्थक के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अगला जो नियम है इसमें यह बताया गया है कि अगर हमारे आगे से गैर शून्य अंक है और पीछे हमारे दशमलव के बाद शून्य उपस्थित है, आगे से हमारे गैर शून्य अंक हैं और दशमलव उपस्थित है और दशमलव के बाद शून्य उपस्थित है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम सभी जो शून्य अंक हैं उनको हम सार्थक अंकों के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये संख्या लिखी, इस संख्या में आगे से हमारा एक गैर शून्य अंक है, उसके बाद शून्य अंक है और दशमलव भी है इसमें, और दशमलव के बाद भी शून्य अंक है। तो अगर गैर शून्य आगे से हो और पीछे से हमारे दशमलव के बाद शून्य अंक हो तो वहां पर हमारे जो शून्य अंक होते हैं वो भी सार्थक के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सार्थक अंक की संख्या देखेंगे 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे यहाँ पर अगर हम सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे तो केवल 1 होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दशमलव कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केवल 1 ही हमारा यहाँ पर गैर शून्य अंक है, तो यहाँ पर तो 1 होगी। लेकिन अगर ये हमको मिला, यहाँ पर पीछे दशमलव हमको मिल गया, तो इस कंडीशन में अगर हम सार्थक अंकों की संख्या गिनते हैं तो 3 हमको प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, आगे से गैर शून्य अंक है, बीच में दशमलव आ गया है और फिर शून्य अंक है, तो यहाँ पर ये शून्य भी सार्थक में गिने जाएंगे। ठीक है, ऐसी हमारी एक कंडीशन मिली है, ये 0 है, दशमलव है, दशमलव के बाद अब हमारा यहाँ पर गैर शून्य अंक है और 0 है, तो यहाँ पर भी ये सभी जो 0 है ये सार्थक अंकों के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, इसके अलावा अंतिम यहाँ पर नियम बताया कि जब भी वस्तुओं की गिनती हम करते हैं, ठीक है, वस्तुओं की जब भी गिनती की जाती है तो वहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत तक होती है। क्योंकि जब हम वस्तुओं की गिनती करते हैं तो वहां पर हमारे जो वस्तुएं हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, और वहां पर हम गिनती करते समय इनके बाद क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की संख्या लिखने के बाद हम पॉइंट लगाकर उसमें कितने भी 0 लिख सकते हैं। इनकी संख्या अनंत तक हो सकती है 0 की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आगे सार्थक अंक है, बीच में 0 है और उसके बाद शून्य हम लगा रहे हैं। ठीक है, और अनंत इनकी संख्या हो सकती है शून्य की। ठीक है, तो इस कंडीशन, इसलिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या भी कितनी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इस वीडियो में सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं इससे संबंधित जितने भी नियम हैं उन नियमों को आप लोग एक बार कॉपी में भी लिख लें और ढंग से इनको सीख लें। ठीक है, अगर वीडियो में एक बार देख के समझ में नहीं आ रहे नियम, ठीक है, तो बार बार इनको देखें भाई, 2 से 3 बार यहाँ पर देखें, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि एक बार समझ में नहीं आए। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमको कंफ्यूजन हो सकता है भाई। ठीक है, तो एक बार में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 से 3 बार यहाँ पर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर भी पूछ सकते हो तुम लोगों में। ठीक है, और ये जो सार्थक अंक हैं ये तुम्हारे यहाँ पर केमिस्ट्री में तो यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर फिजिक्स में भी सार्थक अंकों को तुम लोगों को पढ़ना है भाई। ठीक है, तो इसलिए तुम यहीं पर अगर क्लियर कर लेते हो तो फिजिक्स में भी आसानी से तुम्हारे काम आएंगे, या फिजिक्स में भी इनको तुम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ संख्याएं मैं दे रहा हूँ, उसमें तुम लोग सार्थक अंक खुद याद कर लेना भाई। ठीक है, तो कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसमें सार्थक अंकों की संख्या तुम लोगों ने खुद याद करनी है भाई। ठीक है, तो ये 5-6 यहाँ पर दिए गए हैं, 6 हमारे यहाँ पर सार्थक संख्याएं दी, सॉरी संख्याएं दी गई हैं। इनके लिए तुम लोगों ने सार्थक अंक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी।